हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे समास। और समास किसके अंतर्गत आते हैं? तो समास आते हैं हिंदी के अंतर्गत। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस एग्ज़ाम के लिए? वीडियो का री एग्ज़ाम जो होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी कराएगी, वो वाले एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि उसमें हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 50 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। समास के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैं बता दूँ, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पूरी जानकारी आपको दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यहाँ पर हम पूरे जितने भी टाइप के समास हैं उसके सीक्वेंस को लेकर पढ़ेंगे। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल एक टाइप का समास जब तक रट नहीं जाएगा तभी हम अगले टाइप के समास पे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि समास जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समास आपसे क्या होता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, जिससे कि आप ये सोचें कि समास आएगा कि ये वाला समास आप रट के चले गए, डेफिनेशन आपने पढ़ी नहीं। तो डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समास पढ़ लेते हैं। और ये हिंदी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। समास जिस जिस एग्ज़ाम में आएंगे सबके लिए, ज़रूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी के। इसमें इस वाली वीडियो में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले सालों में जो एग्ज़ाम कराए और हिंदी के क्वेश्चन जिस तरह के दिए हैं वो सारे क्वेश्चन है। वीडियो पूरी देखिएगा। तो देखिए, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। लिखा है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आपको यहाँ पे कितने 6 तरह के समास यहाँ पे दिख गए। 6 तरह के ही बताए यहाँ पे। अव्ययी भाव में सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अव्ययी भाव में आप देखिए, अव्यय आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अव्यय से संबंधित एक वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया, उसमें क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाया गया है। इसी तरह की वीडियो। अव्यय माने क्या होता है? जो खर्च ना हो। अगर कहीं पे लगा है, किसी शब्द के साथ जुड़ा है तो वो वैसा ही रहेगा, या किसी वाक्य में है तो भी वैसा ही रहेगा, अविकारी रहेगा, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। चाहे आप अपने वाक्य में कितनी भी तरह का बदलाव कर लीजिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर लीजिए, सिंगुलर से प्लूरल कर लीजिए, यानी कि एक वचन से बहुवचन कर लीजिए, लेकिन अव्यय वैसा ही रहता है। ठीक है। तो अव्ययी भाई समास में क्या होगा कि अव्यय लगा हुआ डेफिनेटली होगा उसमें। और अव्यय जो है, उपसर्ग और प्रत्यय भी अव्यय होते हैं। आप वीडियो जाके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे कि अव्यय किसे किसे कहते हैं। बहुत प्रकार के अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेते हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा और उसमें अव्यय होगा। वो पहला पद अव्यय होगा, याद रखना। ठीक है। यथा शीघ्र, यथा जो है ये प्रधान है और ये अव्यय है, और ये उपसर्ग भी है, याद रखिएगा। प्रति देखिए, प्रतिदिन में प्रति, अनुरूप में अनु, भर पेट में भर, आ जन्म में आ। ठीक है। ये उपसर्ग लगे हैं और ये अब जैसे लगे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन इनके रख जाने के बाद अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसकी प्रधानता बढ़ जाती है और ये बात के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे यथाशीघ्र, वैसे क्या हम कहेंगे किसी से? शीघ्र, जल्दी आ जाओ। लेकिन अगर हमने यथा लगा दिया पहले, यानी कि उपसर्ग लगा दिया, तो क्या कहेंगे? जितनी जल्दी हो उससे जल्दी आ जाओ, है ना, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो यथा का अपना महत्व बन गया। यथा लगते ही ये प्रधान हो गया, मुख्य हो गया, और बाद में इसने वजन भी कर दिया, तो ये पद प्रधान है। और यथा जो है उपसर्ग है और ये अव्यय भी है, याद रखिएगा। तो इसलिए अव्ययी भाव समास में क्या है? पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो है, इसमें आपने कारक पढ़े होंगे, और कारक के परसर्ग, वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरा अच्छे से दिया है। कारक में क्या है, 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन आप पहला और 8वां, यानी कि कर्ता कारक और लास्ट वाला जो संबोधन वाला है, हे हरे हो वाला, वो छोड़ दीजिए। और बीच के 6 वाले कारक जो है वो सब तत्पुरुष समास में होते हैं। अगर समास तत्पुरुष समास वाला शब्द है कोई, उस शब्द को जब आप खोलेंगे तो उसमें कारक वाला जो परसर्ग है दूसरे से लेकर 7वें तक, वो परसर्ग आपको दिख जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर आपको बता दें, ये देखिए, इसमें उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, याद रखिएगा। और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच देखो यहाँ पे दिख रहा है, कारक चिन्ह का लोप होता है या लुप्त होता है। जैसे गगनचुंबी। अब गगनचुंबी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे जब हम, यानी कि गगन को चूमने वाला, यही तो कहेंगे गगन को। तो को लगा है ना, ये को क्या होगा? कर्ता ने, कर्ता तो छोड़ना ही है हमें, कर्म लेना है हमें, दूसरा वाला कर्म को, यानी कि कर्म जो है ये कारक है दूसरी विभक्ति का, और को जो है इसका परसर्ग है। तो यानी कि इसमें कर्म वाला जो है वो कारक लगा है, इसमें कर्म वाला कारक लगा है। करुणा से पूर्ण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें करण वाला, अगर इसे हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण हो जाएगा ना। तो इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है से,
से कौन सा कारक है? करण कारक है, और इसका ये परसर्ग है से, याद रखिएगा। तो इस तरह से तत्पुरुष समास अपने आप में भी इसीलिए 6 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आ जाते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें हम दो पद एक साथ जुड़े होते हैं, दो शब्द, और एक शब्द की तुलना दूसरे से करते हैं, याद रखना। इसमें विशेष विशेषण का संबंध होता है, आपस में संबंध होता है, विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे चरण कमल, आपको समझ में आ रहा है, यानी कि चरण जो है वो किसके समान है? वो कमल के समान है। कमल जैसे खूबसूरत है वैसे ही आपके चरण खूबसूरत हैं। तो चरण कमल, तो हम क्या कह रहे हैं? चरण की खूबसूरती, चरण की विशेषता हम किससे जोड़ रहे हैं? कमल से। प्राण प्रिय यहाँ पे लिखा है, यानी कि प्राणों की तरह प्रिय, यानी कि हमारा जो व्यक्ति प्रिय है वो किसकी तरह है? प्राणों की तरह। तो हम अपने प्रिय को अपने प्राण से रिलेटेड कर रहे हैं। मृग नयन, आपके नयन जो है वो मृग की तरह है, हिरण की तरह है। तो नयनों को हम हिरण से तुलना कर रहे हैं, हिरण के साथ विशेषता बता रहे हैं, तुलना नहीं विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की आपस में विशेषता बताते हैं, उसको जोड़ देते हैं और उसको बताते हैं तुम इसकी तरह लग रहे हो, किसी अच्छी चीज़ की तरह लगना, तो वो कर्मधारय समास है। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में आप संख्या को ध्यान रखिए। किसी भी शब्द को अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको संख्या जैसा कुछ लग रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें जो है द्विगु समास है। और द्विगु में जैसे दो दो की आवाज़ आ रही है, द्विगु आप बोलेंगे, है ना, तो आप समझ जाइए कि ये द्विगु समास संख्या से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसको याद रखिएगा। प्रधान कौन सा होता है? उत्तर पद। और तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तथा पूर्व पद संख्यावाचक होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे शब्द सप्त सिंधु, तो इसमें सप्त माने 7 होता है, नवरात्र में 9 है। चौराहा में, चौराहा आपने देखा ही होगा, चौराहा में कितनी राहें होती हैं? 4 राहें होती हैं, एक ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 राहें हो गई, तो ये 4 नंबर आ गया यहाँ पे। ऐसे त्रिकोण में क्या होता है? 3 कोण होते हैं, 1 2 3, त्रि माने 3 होता है। तो यहाँ पर ये सब जितने में भी संख्या जैसा शब्द आपको दिखे तो वो द्विगु समास में आएगा। अब आएंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व माने क्या होता है? आपस में झगड़ा होना है, आदमी जुड़ना चाह रहा है या अलग होना चाह रहा है, तो उसमें और जैसा आपको शब्द जो है दिखेगा। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर और नारी, गुण और दोष, ठंडा गरम, छल कपट, ये इस तरह के जो होंगे, इसमें क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों का एक दूसरे से अपना प्रधानता रहती है। आप राजा को हटा देंगे तो प्रजा का कोई महत्व नहीं, प्रजा को हटा देंगे राजा का कोई महत्व नहीं। जब ये राजा प्रजा एक साथ जुड़े होंगे तभी आप इनमें द्वंद्व जैसा देखेंगे। राजा बड़ा है, प्रजा छोटी है, ठीक है, बीच में द्वंद्व जैसा, द्वंद्व माने झगड़ा समझ लीजिए, और बीच में और लगा है तो हमने इन्हें जोड़ दिया, अगर हमने डैश लगा दिया तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने योजक चिन्ह भी आपको बताया है, डैश योजक चिन्ह में आता है, चिन्ह वाली वीडियो भी देखिएगा। गुण और दोष, ठंडा और गर्म, चाहे डैश लगा दीजिए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये द्वंद्व समास में आते हैं, याद रखिएगा। द्वंद्व से समझ जाइए लड़ाई झगड़ा, यानी कि दो अलग चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं, जोड़े रखे हुए हैं डैश से या और से। बहुब्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता, 2 पद दिए होंगे, लेकिन जब उन दोनों पद का आप अर्थ निकालेंगे तो एक तीसरा ही आपको अर्थ निकल के आएगा और वो विशेषता लिए होगा, ठीक है, उस पद का विशेषण होगा। यही लिखा है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तृतीय पद का विशेषण होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर हमने यहाँ पे ले लिया, लिखा हुआ है लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या है? लंबा है उदर, ठीक है, लंबा है उदर कॉमन सा है, लेकिन लंबा उदर किसका है भाई? गणेश जी का होता है। तो लंबा है उदर का अर्थ क्या हो गया? गणेश जी। तो इनने अपना तीसरा अर्थ ले लिया, गणेश जी, विशेष महत्व ले लिया। ऐसा ही दशानन होता है, दश माने होता है 10, जो 10 होते हैं। अब इसमें यहाँ पर आप कर्म वो द्विगु समास मत लगाइएगा, कर्मधारय नहीं। अब आप यहाँ सोचें कि यहाँ पे तो 10 माने क्या हो गया? 10 माने 10 हो गया ये। अब इसका मतलब इसमें संख्या आ गई, तो ये हमारा जो है कौन सा समास हो गया? द्विगु नहीं। तो यहाँ पर भी मैं अभी आपको एक बात और बताऊंगी। तो दशानन माने क्या होता है? 10 हैं सिर जिसके, आनन माने क्या होता है? सिर। जिसके 10 सिर होते हैं भैया उसे क्या कहते हैं? तो उसे रावण कहते हैं। तो यहाँ पर इन 10 और आनन, इन दोनों को जब हमने इनका मतलब निकाला तो हमें तीसरा अर्थ, अच्छा अर्थ निकल के आया, वो था रावण, ठीक है, विशेष महत्व लिए हुए, ठीक है। और किसी के तो 10 सिर होते नहीं हैं, तो अपना एक अलग महत्व लिए होता है ये बहुब्रीहि। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका कोई भी समास ऐसा लग रहा है कि बहुब्रीहि
और दिगु के बीच में क्लैश कर रहा है, तो आंख बंद करके उसका आंसर बहुब्री समास होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दशानन देखिए इसका उदाहरण है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको दिगु समास में मत लगाइएगा, फिर से बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं सीधे अव्ययी भाव समास पे। आप अब एकदम समझ जाएंगे। अव्ययी भाव समास में मैं आपको बता चुकी हूँ, उपसर्ग प्रत्यय लगा होता है, अव्यय लगा होगा और प्रथम पद प्रधान होगा। ये बातें याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनु लगा है इसमें, अनुरूप। अनु लगा है, आप अपने आप कह देंगे रूप के अनुसार, उसके अनुरूप है, उसके रूप के अनुसार है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। ठीक है, समस्त पद में अव्यय के अर्थ की, अव्यय का जो अर्थ होगा, ठीक है, रूप माने रूप नॉर्मल है, हमारा रूप है ऐसे, ठीक है, लेकिन अनु लगा दिया अगर हमने तो उसके रूप के अनुसार अनु ने अपना महत्व जो है वो बना लिया। और अनु क्या है, अव्यय है। यथा शीघ्र में देखो, यथा वो मैं पहले बता चुकी हूँ, शीघ्र माने होता है जल्दी आ जाओ, यथा लगा दिया तो जितना जल्दी हो जाओ आज, तो यथा ने अपना महत्व बना लिया यहाँ पे, तो इसीलिए ये पद प्रधान है। आमरण में आपको पता है मरण के आगे आ लगा है, आ उपसर्ग भी है, आ अव्यय भी है, तो आ मरण पूरा क्या हो गया, आमरण हो गया अपने आप अव्ययी भाव समास। आप अपने आप बखूबी है, प्रतिदिन है, आजीवन है। भरसक, भरसक याद रखिएगा, भरसक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, भरसक माने होता है मैंने बहुत कोशिश की, हमने भरसक प्रयास किया कहते हैं। आजन्म, आजन्म में आ लगा है, अपने आप आंख बंद करके यहाँ पे अव्ययी भाव समास बता देंगे, बिल्कुल आपको देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही प्रतिदिन में, प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है, प्रतिदिन माने डेली, और वैसे दिन क्या होता है, दिन में ये काम कर लो। अगर हमने प्रति लगा दिया तो यानी कि प्रतिदिन ये काम करना है आपको, रोज़ ये काम करना है। तो प्रति ने, प्रति लगते ही दिन का महत्व भी बढ़ गया, यानी कि प्रति ने इस बात का पूरा, इस शब्द का महत्व बढ़ा दिया। इसीलिए ये पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, यही मैं कह रही थी। यहाँ पे समास ना देके उसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी, वो पूछी जाएगी कौन से समास की है। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो, यहाँ पे ये भी दे सकते थे कि पहला पद अव्यय हो, तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये लिखा है यहाँ पर, इसका उत्तर यही होगा। फिर यहाँ पर देखो, हाँ देखिए ये आ गया, पहला पद अव्यय हो जिसका और प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास हो गया। अब यहाँ पर आ गया यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव आपको पता है, यथा संभव में अव्ययी भाव समास है ना। अब यहाँ पर देखो अव्ययी भाव समास में और भी देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बार बार ये भी अव्ययी भाव है। आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, बेखटके माने निडर होकर, मतलब बिल्कुल बेहोश होकर सो रहे थे। भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन, ये सब जो हैं ये अव्ययी भाव समास हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो पल पल, यानी कि पल पल माने बिल्कुल प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, है ना। देखो ये बार बार जो है 2 बार कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है वो भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जबकि अन्न, अन्न जल कौन सा होगा बताओ, अन्न और जल, और लग गया ना, डैश लग गया बीच में, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अंत और अनंत और धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये सब कौन से हैं, द्वंद्व समास हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये आपको सब समझ में आ गए होंगे। द्वंद्व समास में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द्वंद्व समास में क्या हो, जब आप 2 शब्दों को बोलेंगे तो लगेगा कि इनके बीच में और लगा है या अपोजिट हैं। ये नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास। अब आप बताओ इसमें कौन सा होगा, आंख बंद करके बता देंगे, आजीवन है। पाप पुण्य में कौन सा है, पाप पुण्य जो है वो द्वंद्व समास है ना। घुड़सवार बताओ कौन सा है, घोड़े पर सवार, में पर, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, ये कौन बन गया, पीला है अंबर जिसका, कौन होते हैं, ये विष्णु भगवान होते हैं जो कपड़े पीले पहनते हैं, अंबर माने कपड़े। तो इन्होंने अपना, दोनों पदों ने तीसरा अपना महत्व बना लिए, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुब्री समास हो गया। बिल्कुल आंख बंद करके आप बता देंगे, आपको कुछ ऐसा देखो यहाँ पे पूरा है, प्रतिदिन, अनुरूप, ये सब है। वही पाप पुण्य द्वंद्व बताया था मैंने, घुड़सवार देखो तत्पुरुष बताया था, और पीताम्बर बहुब्री मैंने बताया था ये। तो ये है घोड़े पर सवार, में पर, है ना। तो आप समझ जाइए कारक आ गया इसमें। धीरे धीरे 2 बार कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है आपको बता दिया मैंने, वो अव्ययी भाव समास होगा। आंख बंद करके याद रख लीजिएगा, प्रत्येक जो है वो भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिमान भी अव्ययी भाव समास है। हमें यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। तो ये अव्ययी भाव समास देखो यहाँ पर, देखो ये बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। अव्ययी भाव समास के देखो, यथाशक्ति, यथाविधि, भरपेट, भरपेट, भरसक, है ना वो था।
तो इस चीज़ को याद रखिए। देखो भर ने अपना मतलब नहीं बढ़ा, भर में सक भी जुड़ गया और भर के साथ पेट भी जुड़ गया, तो यही तो अव्यय होते हैं। जो आप कहीं जोड़ दिए अपना मतलब, ये अपने खुद के जो शब्द अक्षर हैं वो नहीं इनके बदलेंगे, लेकिन ये दूसरे वाले का महत्व बदल देंगे, है ना। तो ये चीज़ है। द्विगु समाज में क्या है, चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमढ़ी, त्रिकोण, ये सब द्विगु में है। तत्पुरुष में गगन, गगन को चूमने वाला, भयाकुल, है ना, भयाकुल, स्नान घर, गौशाला, धनहीन, राजपुत्र, शोकमग्न। बहुब्रीहि समाज में लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम, चंद्रमौली, ये सब बहुब्रीहि समास हो गए। तो इस तरह से आप अगर ये याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है, तो मनमाना में भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। मन के अनुसार इसका विग्रह आप करेंगे तो मन के अनुसार, यथाविधि, यथा लगाए, आंख बंद करके इसको बता दीजिए कि ये अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल आपको समास बिल्कुल रट जाएंगे यहाँ पर, एक भी समास ऐसा नहीं होगा। अनुरूप में भी अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव चल ही रहा है, तो रातों रात ये भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, बखूबी बताया था मैंने, अव्ययी भाव समास है। अब ये देखिए, ये एक नया आ गया आपके लिए, आमरण, ये तो बता ही दिया था, आ लगा तो ये जो है अव्ययी भाव समास है। आई अब ये क्या हो गया, आपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक, तो ये एक नया शब्द आ गया, तो ये अव्ययी भाव समास आपको यथाशीघ्र फिर से दिया। यथाशीघ्र बहुत जो है लोकप्रिय शब्द है अव्ययी भाव समास के लिए, काफ़ी पूछा जाता है यथाशीघ्र, ठीक है, यथासंभव और हाथों हाथ, इस तरह से ये वाले शब्द भी अब पूछने शुरू कर दिए हैं, तो ये अव्ययी भाव समास में आएंगे। आजीवन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं तत्पुरुष समास पर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते भी वो हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास खुद में ही 6 समास लिए हुए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने कह दिया, आपको कारक याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि, देखिए बताया था कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद होता है गौड़ होता है। गौड़ माने जो प्रधान ना हो, ठीक है। तो उसमें कौन सा समास होता है, तो आपको अपने आप बता देना है, तत्पुरुष समास होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बहुब्रीहि समास में तो कोई सा पद प्रधान नहीं होता। द्विगु में तो क्या होता है, द्विगु में जो होता है वो, उसमें हम क्या करते हैं, संख्या होती है, इसमें द्वंद्व में आपस में द्वंद्व जैसा लगता है। तो ये तत्पुरुष समास अपने आप भी, अगर आप इसको इलिमिनेट करेंगे तो भी आप तत्पुरुष लगा के आ जाएंगे। डेफिनेशन रट लीजिएगा, अगर नहीं रट पा रहे हैं तो भी इलिमिनेशन वाला मेथड अपनाइएगा। प्रेम सित, काम चोर, ठीक है, रहा खर्च, इसको खोल के देखिए, गौशाला, गायों की शाला, लोकोत्तर, खरारी, राजपुत्र, शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए द्वंद्व समास में क्या, देखो यहाँ पे पद लिखे, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर वहाँ पे क्या लिखा है, बताया था राजा डैश प्रजा लिखा है द्वंद्व में, तो आप एक भी चीज़ को हटा नहीं सकते, हटाते ही महत्व खत्म। राजा हट गया तो प्रजा का महत्व खत्म, प्रजा हट गया तो राजा का महत्व, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि में मैंने आपको बताया एक भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अपनी प्रधानता ले लेता है आके, है ना। और द्विगु में तो आपको संख्यावाचक मैंने बता ही दिया था कि संख्यावाचक होगा और उसका उत्तर पद जो होगा वो संज्ञा होगा। कला प्रवीण, कला से प्रवीण, तो कर्ता ने कर्म को और कर्ता ने कर्म को करण से, तो कला से प्रवीण, है ना, या कला में प्रवीण, ऐसे करके बोल लेंगे। यहाँ पे कला में प्रवीण है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अधिकरण होता है कारक, ठीक है। इसमें उत्तर पद बाद वाला जो प्रवीण है, ये शब्द जो है वो प्रधान है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण बहुत आसानी से, ये तो अव्ययी भाव का है, आपको पता है, और इसका उत्तर कौन सा होगा, तो इसका होगा राष्ट्रपति, अपने आप ही राष्ट्र का पति, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष समास है। तो इस चीज़ से आप ऐसे करके आसानी से रट लेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं। जल पुरुष, जल में रहने वाला पुरुष, या जल का पुरुष, ऐसे करके आप पढ़ेंगे। जैसे ही लिखा है राजपुत्र, राजा का पुत्र, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अगर कारक इनमें ये जो बीच वाले हैं, ये कारक लगे हुए आपको दिख रहे हैं, तो आप खुद समझ जाइएगा कि ये तत्पुरुष समास है। मैं आपको बताऊंगी 6 कारक अभी। ये क्या है, वज्र देह, वज्र देह, तो इसमें क्या है, वज्र का देह, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करके, और का के की ये सब लगा होगा,
तो ये सब क्या होंगे, कारक होंगे। कारक मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, कारक की वीडियो आप क्या कहते हैं चैनल पे जाके देखिए। जन्मांध, जन्म से अंधा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक आ गया इसमें। तो कारक आएगा बस जैसे ही जन्म से लगा है तो पुरुषोत्तम में, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम में। तो इस चीज़ को ये तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से राजनेता, क्या, राज्य का नेता, तो का आ गया बीच में। तो इस तरह से आप ये सारे तत्पुरुष समास जो हैं अपने आप ही देख के समझ जाएंगे इसमें कौन सा। अब इसमें बताइए इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, बताइए। पीला नीला है क्या, नहीं, ये तो नहीं है, तो द्वंद्व समास लग रहा है। पंचवटी है क्या, इसमें तो संख्या है, तो ये द्विगु समास होगा। पीताम्बर है क्या, भैया पीला है अंबर जिसका, ये तो बहुब्री समास हो गया। राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का पुत्र, ये है तत्पुरुष समास। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा पीला नीला द्वंद्व, पंचवटी द्विगु, पीताम्बर हो गया बहुव्री, और राजकुमार माने राजा का कुमार या राजा का पुत्र, और का लगा है बीच में। ये का जो होता है वो कारक होता है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। राजपुरुष, ये भी तत्पुरुष समास हो गया, है ना। तो समास आप एकदम समझ जाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है तत्पुरुष समास में कौन सा जो पूरी तरह से इससे संबंधित है। तो तत्पुरुष समास संख्यावाची होता है, नहीं। पहला पद प्रधान होता है, नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद, बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है तत्पुरुष में, तो इसका ये सही हो गया। पूर्व पद अव्यय होता है, नहीं, अव्ययी भाव में होता है वो तो। देशभक्ति, देशभक्ति आपको समझ में आ गया। देश के लिए भक्ति, के लिए लग के बीच में के लिए लग गया, ये कारक है, तो ये क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास आप बिल्कुल देखते ही समझ जाएंगे। अब ये बताइए इसमें, आप बताइए पीताम्बर, दौड़, धूप, मधुमक्खी, मधुमक्खी, त्रिभुवन, त्रि माने तीन होता है, ये कौन सा समास हो गया। तो ये 34 में आप बताओ इसका उत्तर कौन सा होगा। तो मधु की मक्खी होता है ना, शहद की मक्खी, की लगा है इसमें, तो की क्या है, की कारक लगा है, तो इसलिए ये क्या है भाई, ये है तत्पुरुष समास। तो इस तरह से इसमें आप बहुत सारे कर लेंगे। उत्तर पद की प्रधानता जिसमें होती है, आंख बंद करके बता दीजिएगा कि ये तत्पुरुष समास होता है। उसमें क्या है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। तत्पुरुष का शब्दार्थ होता है उसका पुरुष, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस समास में बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ये इस चीज़ को याद रखिएगा। मुंबई में गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, मैंने आपको बताया था, तो तत्पुरुष समास है वो, गगन को चूमने वाली। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आंख बंद करके आप बताते चले जाएंगे कि कौन सा क्या क्या समास है, ठीक है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण में जो है वो क्या है, शास्त्रों से प्रवीण, तो ये क्या हो गया, यही एक ऐसा है जो तत्पुरुष समास है। पीताम्बर तो बहुब्री समास हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट या पथ में भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये देखिए लिखा है, तो से लगा है तो अपादान कारक हो गया इसमें। राजपुत्र, ठीक है। अब इसमें कौन सा कारक आप बताओ, कौन सा जो है तत्पुरुष कारक है। इसमें देखो आजन्म, आशातीत, अष्टाध्यायी और शीतोष्ण, तो इसमें आप बताओ कौन सा होगा। इसमें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आशातीत जो होगा वो तत्पुरुष समास है। आजन्म जो है अव्ययी भाव है, शीतोष्ण जो है द्वंद्व समाज है, और अष्टाध्यायी द्विगु समाज है। आशातीत माने होता है आशा को अतीत, ठीक है। ये तो इस चीज़ को याद रखना, इसमें आ को वो मत समझ लीजिएगा, इसको अव्ययी भाव समास आप ना समझें, याद रखना। गंगा जल, इसमें तत्पुरुष समास है। गंगा जल है ना, गंगा का जल, गौशाला, गायों की शाला। जलधि, जलधि क्या होता है बताइए, जल्दी की फुल फॉर्म बताइए। जल्दी को अगर आप खोलेंगे, जल को धारण किया हुआ किसे कहते हैं भाई, जलधि। जलधि आप बताइए, इसका अर्थ मुझे चाहिए, आप अर्थ कैसे बताएंगे। योगदान, योगदान, योगदान आप बताइए, इसमें तत्पुरुष समाज है, ठीक है। किसी दान में अपना योग या योग का आप दान कर रहे हैं, किसी काम का दान कर रहे हैं। आमरण, आगत, ठीक है। और ये यथार्थ, यथाशक्ति, ये सब क्या है भाई, इसमें पहला पद प्रधान है, तो ये अव्ययी भाव समास है। अब ये समास आ गया गंगा तट, गंगा का तट, का आ गया भैया इसमें, तो का आ जाने से क्या हुआ, का आते ही ये तत्पुरुष समास हो गया। सिंह द्वार, सिंहों का द्वार, का आ गया बीच में, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। का जो है वो कारक होता है।
ठीक है। तो इस तरह से आप ये तत्पुरुष समास जो हैं ये बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सदगति है, सदगति इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। सदगति में देखो तत्पुरुष समास है और इसमें ये षष्ठी तत्पुरुष है। अब ये देखना षष्ठी तत्पुरुष अभी बताएंगे। सत्य की गति की ओर या सत्य की गति। शोकाकुल, शोकाकुल यानी कि शोक से क्या है, आकुल, शोक से परेशान, तो से लगा है इसमें, तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास, इसमें कौन सा कारक है, करण कारक लगा है। तो अभी देखना इसमें देखो सारा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, पर्ण कुटी, पर्ण की कुटी, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, मुंह तोड़ है ना, तो मुंह को तोड़ने वाला है। आकृतम, आकृतम में कौन सा समास है, आकृतम में इसमें देखो ये दूसरा ये देखो ये दिखा नंग समाज, तत्पुरुष समाज है जो तत्पुरुष का ही एक भेद है। इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से आपको किस शब्द में तत्पुरुष समास पूछ रहा है ये, तो आपको पता पराधीन, पराधीन क्या है, दूसरों के अधीन, के लगा है ना, इसे आप ओपन करके जैसे ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे यहाँ पर तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये मैं थोड़ी वीडियो ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाली थी वो ये हैं तत्पुरुष समास में भी। अब ये देखिए समास, तत्पुरुष समास भी 6 भेद होते हैं इसके, यही मैं आपको पढ़ाने वाली थी। और ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो कर्म, देखो कर्ता, कर्ता मैंने कहा इसे छोड़ देना है, कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद करण आता है, करण के बाद संप्रदान कारक आता है, फिर अपादान आता है, फिर संबंध आता है, फिर अधिकरण कारक आते हैं। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आप कारक पढ़िए। अब ये पूरे ये ही हैं। अब ये कर्म दूसरे नंबर पे आता है ना, कर्ता पहले नंबर पे, तो इसी को हम द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे, इसे तृतीय तत्पुरुष कहेंगे, इसे चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे, इसे पंचमी, इसे षष्ठी और इसे सप्तमी। और मैंने 8वां तत्पुरुष आपको बताया था, या 8वीं विभक्ति जो है कारक की उसे छोड़ देना है, तो वो यहाँ पे आपको छोड़ देनी है। अब कर्म में कर्ता ने कर्म को, जिनमें को लगा है वो कर्म तत्पुरुष हैं, जिनमें से लगा है वो करण तत्पुरुष हैं, जिनमें के लिए लगा है तो वो संप्रदान तत्पुरुष हैं, जिनमें अलग होने के लिए लगा है से यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा तो वो अपादान तत्पुरुष हैं, है ना। संबंध तत्पुरुष, राजा का पुत्र काके की लगा है तो संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। तो ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको पहले आपको नहीं बताया। अगर मैं आपको पहले बता देती तो आप क्या होता कि इसको ही रट लेते बस, और फिर सोचते कि हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें 11 इस तरह से ये ओपन कर दिए इन्होंने, तत्पुरुष के बारे में पूछने लगे। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष चारों हैं, अब कौन सा तत्पुरुष है, गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, तो से हो गया ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में आता है ना से, तो ये करण तत्पुरुष हो गया। आपको देखो यहाँ पे दिखा भी दे रही हूँ, करण में क्या होता है, से होता है ना, या के द्वारा, है ना, गोबर के द्वारा बने हुए, तो करण में से होता है, तो ये चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पर देखो अगला आ जाएगा, ये संप्रदान का आ गया। संप्रदान का क्वेश्चन पूछा है, गौशाला यानी कि गायों के लिए शाला। अब के लिए किस में लगा होता है, संप्रदान कारक में। देखो के लिए यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ, के लिए ये देखो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए लगा होता है, और इसी को कारक कहते हैं। जैसे प्रयोगशाला जो है या गौशाला जो है वो संप्रदान तत्पुरुष में आएंगी, यानी कि प्रयोग के लिए शाला, है ना, के लिए अगर लगा है तो। अब यहाँ पर देखो ये पूरा समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करिए। अब ये देशभक्ति का समास विग्रह है ठीक है, और समास विग्रह का भेद है, तो ये पूरा आपको बताना है। तो देशभक्ति क्या होगा, तो यहाँ पर देश के लिए भक्ति करते हैं हम, देश के लिए भक्ति करेंगे। और के लिए किसके लिए होता है, ऊपर आपने देखा संप्रदान तत्पुरुष होता है, तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष है। अब अपादान हो गया, अपादान में क्या होता है, अपादान में अलग होने के अर्थ से होता है। किसी चीज़ से, पेड़ से पत्ता गिरा, वो हमेशा के लिए अगर गिर गया तो अलग हो गया, पेड़ से आया ना, पत्ता गिरा से आ गया, लेकिन वो हमेशा के लिए अलग हो गया। तो आशातीत, आशातीत का क्या है,
आशा को अतीत, लांघ कर गया हुआ, यानी कि आशा को अतीत का मतलब होता है कि कोई चीज़ लांघ कर आप चले गए, उसे छोड़ कर चले गए। तो ये अपादान का तत्पुरुष है, याद रखना। अपादान तत्पुरुष है आशातीत, और पंचमी तत्पुरुष है। अपादान पंचमी तत्पुरुष है। इसमें से है, से का मतलब क्या हुआ, अलग होने के लिए। जैसे पाप मुक्त, जलहीन, पाप से मुक्त हो गया, यानी कि पाप हमेशा के लिए छूट गया। जलहीन, जल से बिल्कुल अलग हो गया। पदयुचित, यानी कि पदच्युत, यानी कि पद से उसे बिल्कुल हटा दिया गया, यानी कि उस चीज़ को छोड़ दिया, अलग हो गया हमेशा के लिए। तो वो कौन सा कारक होगा, कौन सा तत्पुरुष होगा, चाहे आप कारक बोल लो चाहे तत्पुरुष बोल लो, बात एक ही है। तो वो अपादान होगा, याद रखिएगा। पंचमी तत्पुरुष है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, तो ऋण से मुक्त में कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा, नहीं होगा, हमेशा के लिए अलग हो गया उस चीज़ से, ऋण से। धन से हीन, पथ से भ्रष्ट, देखो ऋण से मुक्त, धन से हीन, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ये सब कौन से होंगे, अपादान तत्पुरुष होंगे, कारक से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले, ये आ गया संबंध। संबंध में बताया था काके की, में काके की, और उसके साथ साथ और भी बताए थे संबंध में, काके की, और क्या बताया था संबंध कारक में, हाँ काके की है, काके की, उसका, हाँ काके की है ये, ठीक है। इसके साथ और भी होते हैं, आप देखिएगा संबंध कारक में, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध कारक में राज दरबार, राजा का दरबार, ठीक है, राजा का दरबार, तो ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा। राजा का दरबार, राजा का दरबार हो गया, तो ये संबंध कारक है, इसमें का प्रयुक्त हुआ है, संबंध की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए अब आते हैं घुड़दौड़। घुड़दौड़ में क्या है, घोड़े की दौड़, का के की अगर जहाँ आ रहा है तो आपको पता है वो संबंध तत्पुरुष है, तो घोड़े की दौड़ या घुड़दौड़, ठीक है, या घोड़ा दौड़, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जो होगा वो घोड़ा दौड़ होगा, इसमें योग से बना है, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, और घोड़े की दौड़ हो जाएगा, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें संबंध कारक हो जाएगा, याद रखना। गंगा तट में कौन सा कारक है, गंगा का तट, का लगा इसमें तो संबंध तत्पुरुष है या कारक कह लो। जल में लगा है तो वो अधिकरण हो गया। तुलसी द्वारा लगा है, से निर्मित, तो वो करण हो गया। और सर्वप्रिय, सबको प्रिय, तो ये कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्ता नहीं होगा, याद रखना, कर्ता तत्पुरुष बिल्कुल नहीं होगा, कर्ता दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब आगे अधिकरण तत्पुरुष के बारे में, आप बीती, आप बीती माने क्या हो गया, अपने आप पर बीती, में और पर, में और पर मैंने बताया था, में और पर जहाँ आएगा तो वो अधिकरण होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अगर ये पूछेंगे कौन सा, तो अधिकरण तत्पुरुष है। अब ये पूरे बता रहे हैं तत्पुरुष के 6 भेद कौन कौन से हैं यहाँ पर, जो हम पढ़ चुके हैं, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ठीक है, तो ये पूरे हो गए। अब हम यहाँ पर ये अलुक तत्पुरुष भी है एक, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, अलुक तत्पुरुष, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो ये अलुक तत्पुरुष है। अब अलुक तत्पुरुष अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नया सा है। वाचस्पति जो है वो अलुक तत्पुरुष है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, पूर्व पद की जो विभक्ति होती है उसको लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, ये तत्पुरुष है। आत्मनेपद, अंतेवासी, पर स्मय पद, जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक अ लगा हो या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नन, जिसमें आ लगा हो यानी कि ऑपोजिट बात हो रही हो, तो ये नन तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अनश्व, अगति, अनागत, अनुचित, तो ये दो, एक ये तत्पुरुष आपको मिल गया और एक अलुक तत्पुरुष, ये 2 तत्पुरुष आपको मिल गए, ठीक है। तो ये होते हैं, याद रखना। संबंध तत्पुरुष जैसे राजपुरुष, विद्यालय, देव पूजक, ये बहुब्रीहि समास में आपको बता ही चुकी हूँ। युधिष्ठिर में, अब युधिष्ठिर में अभी आपको बताया था, तो युधिष्ठिर में कौन सा होगा, अलुक तत्पुरुष होगा। और ये बार तो आपको पता है जो नेगेटिव बात करे, आ लगाओ जिसमें, जैसे ये क्या है, अनश्व, अनुचित, अगति, अनागत, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे सब, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। निषेधात्मक बात करे जो, ठीक है। तो युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर का मतलब क्या, युद्ध में स्थिर,
में लगा है, वैसे भी आपको पता है ये तत्पुरुष समास है। अब ये पूछ रहा है कौन सा है, तो आप ये कह देंगे अलुक तत्पुरुष है, इसमें विभक्ति का लोप ना हो। युधिष्ठिर विभक्ति जो है वो अपने आप दिख रही है, लोप नहीं होगा, दिख रही है। आप जब उसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विभक्ति इसमें दिख रही है एकदम। यहाँ पे देखिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला, आपको पता है युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास है, अलुक तत्पुरुष। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाए यहाँ पे, देखो मनसिज, आत्मनेपद, युधिष्ठिर, ये सब जो हैं ये क्या हैं, अलुक तत्पुरुष हैं। और इसकी एक बस पहचान याद रखना, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। वैसे तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप रहता है, विभक्ति छुपी हुई रहती है, ठीक है, इसमें लोप नहीं होता है। अब आते हैं दोस्तों कर्मधारय समास में। ये इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय समास में आपको पता है कि क्या होता है कि विशेषता, दो शब्द हैं, एक शब्द की दूसरे शब्द से विशेषता जुड़ी रहती है। भला मानस, मानस है कैसा है, भला है, तो इसमें कौन सा कर्मधारय हो गया। अपने आप ही आंख बंद करके आप बता देंगे इसमें, जैसे मानस जो है वो भला है, इसमें अच्छा मानस है। कर्मधारय समाज में उत्तर बाद वाला ये मनुष्य जो है ये प्रधान है, और कैसा है वो पहला पद में आएगा। दोनों पद के मध्य विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान, यानी कि आप उसकी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, संबंध पाया जाता है। भला मानस विशेषण विशेष्य संबंध है। कमल नयन आपको बताया दिया था मैंने, कर्मधारय समास है। नयन आपके कमल जैसे। बीचों बीच, बीचों बीच में कर्मधारय समास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीच की विशेषता बता रहे हैं, जो सेंटर है कि बिल्कुल बीचों बीच, तो ये चीज़ है, ये कर्मधारय समास है। वह समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, याद रखिएगा, ये डेफिनेशन खुल के यहाँ पे दे दी है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास है। विशेषण क्या चीज़ है और विशेष्य क्या चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना। विशेष जैसे मान लो भला मानस, तो भला तो विशेषण आपको पता है, भला, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, ये सब विशेषण होते हैं। और विशेष्य क्या है, मानस है ना, वही तो विशेष है। तो इस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला प्रधान होता है, और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, इसके समान या इसके रूपी किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो, चरण कमल, नील गगन, नील है, नीला है जो गगन, या गगन कैसे नीले नीले रंग के समान, ऐसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, तो ये चीज़ें हैं। अब सुपुरुष आ गया, राजपुरुष आएगा तो वो तत्पुरुष हो गया, लेकिन सुपुरुष आ गया यानी कि पुरुष जो है वो सु है, अच्छा है, सुंदर है। तो यहाँ पे देखो सुंदर पुरुष, तो ये समास क्या है, इसमें सुंदर जो है वो विशेषण आ गया। आपको पता है विशेषण होता है सुंदर, काला, गोरा, और विशेष्य क्या है, पुरुष है। तो ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास किस में है, इसमें बताओ। तो इसमें देखो, इसमें जो आप आंख बंद करके बता देंगे, रोग से पीड़ित, ये तो तत्पुरुष समास हो गया, से लग गया। पंचवटी 5 है। कामचोर, कामचोर वो अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, स्वर्ण अक्षर, अक्षर कैसे हैं, सोने के समान, यानी कि अक्षरों की विशेषता बता रहे हैं, स्वर्ण जैसी हम लोग, तो ये कर्मधारय हो गया। और रोग से पीड़ित, तो ये तत्पुरुष हो गया। पंचवटी दिगु हो गया। चरण कमल, नील गगन, चंद्रमुख, तो ये तो सब आपको पता ही है। तो ये चरण कमल जो है ये कर्मधारय समास है, नील गगन जो है वो कर्मधारय है, चंद्रमुख जो है वो कर्मधारय है, लेकिन रोग से पीड़ित जो है तत्पुरुष समास है, पंचवटी जो है वो दिगु समास है। अब यहाँ पे विशेषण और विशेष के योग से ये आपको पता चल गया, डेफिनेशन आपको पता है, जिसमें विशेषण और विशेष होता है तो वो कर्मधारय समास में होता है। आपको भी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें भी है कि पहला विशेषण दूसरा विशेष है तो कर्मधारय समास होता है। तो ऐसे ही डेफिनेशन आप रट लेंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें बताइए कौन सा है, तो इसमें प्रिय सखा, सखा हमें प्रिय है ना, तो प्रिय जो है इसमें क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर परम है, तो ये कर्मधारय समास है। प्राण प्रिय, लाल मणि, याद रखिएगा, परमेश्वर कर्मधारय समास है। अब यहाँ पर ये देखो, ये कर्मधारय समास इसमें बताओ कौन सा है, तो इसमें क्या है, नील गगन कर्मधारय समास है। नीला गगन, नील गगन जो है कैसा है, नीला है, ठीक है। त्रिफला कौन सा समास है ये बताइएगा अभी। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। देशों के बीच में
डिग्री या दूरी जो अंतर होता है वो देशांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्मधारय समास। ये क्या है, ज्योग्राफी में आता है देशांतर। देव जो महान है, देव जो महान है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, महान देवताओं की बात कर रहे हैं कि देवताओं की महानता, महादेव की बात कर रहे हैं, तो ये कर्मधारय समास हो गया। गुरुदेव, देवता के देवता जो गुरु के समान देवता, या देवता जो गुरुओं के उस पे देवों के समान गुरु है, दिखा है देखो, देवों के समान गुरु। चरण कमल, लाल मणि, परमानंद, परम है जो आनंद, तो ये सब क्या है, ये देखो परमानंद आ गया, ये कर्मधारय समास है यहाँ पर। तो इस चीज़ की आपको दिख रही है कि विशेषता बता रहे हैं, आनंद बड़ा परम है हमारे लिए, तो ये चीज़ है। महादेव, प्राण प्रिय, ये सब क्या है, कर्मधारय समास। महाजन, जन जो है वो महान है, तो किसी भी जन की विशेषता बता रहे हैं। अब इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, तो कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण बताइए। तो पत्र जो है कैसा, सफ़ेद है, श्वेत पत्र जो है, हिस्ट्री में आप श्वेत पत्र पढ़ेंगे, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो गगन को चूमने वाला तत्पुरुष है, पाठशाला तत्पुरुष है, नीला है कंठ जिसका बहुब्री समास है, आपको पता, तो श्वेत पत्र कर्मधारय समास है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, कमल जो है, चरण जो है किसकी तरह है, कमल के समान है, तो ये कर्मधारय समास हो गया, है ना, विशेषता बता रहे हैं। नीला अंबर, नीला अंबर क्या हुआ, अंबर जो है वो नीला है, कर्मधारय समास है, इसको बहुब्री मत समझिए, नीला है अंबर जिसका, ऐसे मत सोच लीजिएगा। पीतांबर, नीलांबर, नीलांबर अलग है, पीतांबर बहुब्री समास में आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। कृताकृत, कृताकृत बीचों बीच, आपने अभी पढ़ा था, तो कृताकृत ये कर्मधारय समास में है, बीचों बीच भी कर्मधारय समास में, याद रखिए, कृत और आकृत, ठीक है, कृताकृत, इस तरह से। इसमें देखिए कर्मधारय समास के और उदाहरण बड़े, सद्भावना, छुटभइये, कदन्न, महापुरुष, नीलोत्पल, पीतांबर, शीतोष, नीलपीत, अधर पल्लव, चरण कमल, मुख चंद्र, नरसिंह, और फिर ये शैलोन्नत, ठीक है। तो ये सब क्या में है, ये कर्मधारय समास में है। और तत्पुरुष समास में देखो ये दिए, अकाल पीड़ित, गौशाला, पदयुचित, राजभवन, शास्त्र प्रवीण। अव्ययी भाव समास आपको ये पता ही है, दिगु समास भी आपको पता, दोपहर जो है वो दिगु समास में आएगा। शतांत जो, शतांश जो है, शतांश आएगा दिगु समास में, लेकिन देशांतर किस में आएगा, वो कर्मधारय समास में आएगा, याद रखिएगा। शतांश माने तत्शतांश में जो है अंकार है, याद रखिएगा। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है, गाय नीली है, विशेषता बताई जा रही है, तो वो कर्मधारय समास है, ठीक है। इसमें कर्मधारय समास पूछ रहा है, तो इसमें जो कर्मधारय समास है, इसमें यहाँ पर आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जो दंड, ठीक है, भुज दंड, दंड किसकी तरह, भुजा की तरह। प्रत्यक्ष जो है वो अव्ययी भाव है, ठीक है, हाथों हाथ जो है वो अव्ययी भाव है। आराम कुर्सी जो है वो तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। नीलोत्पल, नीलोत्पल अभी बताया, नीलोत्पल क्या है, नीला है जो उत्पल, ठीक है, उत्पल की विशेषता है, उत्पल की विशेषता बता रही है, तो ये कर्मधारय समास है, इम्पॉर्टेंट है ये। महात्मा, जो आत्मा महान है, तो कर्मधारय समास हुआ, आत्मा की महानता। कर्मधारय समास में क्या, कौन सा इसका उदाहरण है, तो आपको पता है कि कर्मधारय समास में नीलोत्पलम जो है वो ये कर्मधारय समास है। चक्रपाणी नहीं होगा, माता पिता, और चतुर्युगम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ चक्रपाणी क्या होगा, जिसके हाथों में चक्र है, विष्णु भगवान होंगे। और चतुर्युगम माने क्या होगा, ये तो दिगु समास होगा, माता पिता द्वंद्व समास होगा। इसमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो अंधकूप होगा, कूप जो अंधा, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें अंधेरा हो। तो ये चीज़ तिरंगा किसका उदाहरण है, 3 लिखा है इसमें, 3 होगा इसमें, तो ये सब आप बताइएगा। सज्जन, सत जो जन सत है, अच्छा है, कर्मधारय समास हो गया, यहाँ पे आंख बंद करके आप बता देंगे, ठीक है। तो सद्भावना, जिसकी भावना सत है, ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें बताना है, कौन सा है, तो इसमें जो होगा पीला अंबर, पीतांबर। अब यहाँ पर देखिए पीला कपड़ा, अब यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज होंगे, पीतांबर अगर आ जाता है और पीतांबर में अगर कर्मधारय, और कर्मधारय बता रही हूँ मैं आपको, और बहुब्री लिखा है, तो किस पर लगाएंगे आप बताइए, बहुब्री पर, आंख बंद करके बहुब्री पे लगाइएगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पीतांबर, पीला है अंबर, ये कर्मधारय का है, आप इसको कर्मधारय और बहुब्री बहुत मैच करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मृगनयन, ठीक है,
अब मृग के समान नयन, मृग के समान नयन हम किसी तीसरे व्यक्ति को भी बता सकते हैं, है ना। तो इसमें भी कर्मधारय मृग नयन जो है कर्मधारय है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुब्री भी पूछ लिया जाए तो आप जो हैं यहाँ पर बहुब्री पे लगाएंगे। बहुब्री ज़्यादा वो माना जाता है पावरफुल। अब यहाँ पे दिगु आ गया, दिगु आँख बंद करके आप बता देंगे चौराहा, चार यहाँ पे लिखा हुआ है, चार राहें, तो ये दिगु आ गया। दिगु का मतलब संख्यावाचक, जिसमें क्या होता है प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होगा। तो वो कौन सा होगा बताइए, जिसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होगा, बताइए आप, बताइए कौन सा होता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल पढ़ाया है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। ये आप अपने आप बताएंगे। जैसे भला मानस किसका उदाहरण है भाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। दिगु समास में क्या होता है, दिगु समास में प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा और उसमें हमें समूह का बोध होगा, ठीक है, याद रखना। तो इस चीज़ को याद रखना बस। इस पैदा से सतसई, सतसई माने सत माने सात, सतसई तो दिगु समास, आपको अपने आप समझ में आ गया। सतसई देखो, सत माने सात, याद कर लीजिए, 700 समाहार, त्रिकाल 3 कालों का योग, पंचवटी 5 वटों का योग, ठीक है, तो ये दिगु समास हो गए। अव्ययी भाव और तत्पुरुष अभी बताए हैं। अब जिस ये लिखा है सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या में व्यक्त होता हो तो आपको पता है दिगु समास है वो, यहाँ पे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। शताब्दी में भी 100 वर्ष का टाइम होता है, नवरत्न पंचरत्न ये सब दिगु समास में आ जाएंगे। दिगु समास में 31 जितनी भी संख्याएं हैं सब दिगु समास में आएंगी। समास की बात करें, त्रिभुवन दिगु समास, तिरहा दिगु समास, ठीक है। पहला पद संख्यावाचक है तो दिगु समास, ठीक है, पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगा, संज्ञा जो होती है नाउन, तो वो क्या है दिगु समास। ये सब दिगु समास हैं। देखो दोपहर, चौराहा, पंचमढ़ी, सप्तऋषि सब दिगु समास है। तो ये यहाँ पे अष्टाध्यायी, अष्ट माने क्या होगा 8, तो आपको 8 अध्यायों को समाहार, तो ये दिगु। त्रिवेणी, त्रिवेणी जो है वो दिगु है। तिरंगा, त्रिभुज ये सब दिगु समास। चवन्नी, चवन्नी भी दिगु समास है, याद रखना। चौमासा भी दिगु समास है। अब आ गया द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, बीच में उनके डैश लगा रहेगा। माता पिता, आंख बंद करके द्वंद्व बता दीजिए। माता और पिता, अथवा एवं, ये दिखा, और लगाओ, अथवा लगाओ, एवं लगाओ, जब उन्हें अलग करेंगे। जैसे नील, नदी, नाले, नदी और नाले, दिन रात, दिन और बीच में और आ गया, तो और, अथवा, एवं ये सब लगे हों तो वो द्वंद्व है। जैसे और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ये भी याद रखना, तो उसे कौन सा है, वो द्वंद्व समास है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। लिखा है दिगु में देखो पहला पद संज्ञावाची होता है, व्ययवा में पहला पद अव्यय होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान ही नहीं होते, तीसरा प्रधानता ले जाता है। देखो द्वंद्व में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कंकर पत्थर, कंकर पत्थर में द्वंद्व हो गया, कंकर और पत्थर। द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ इसमें, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा इसमें, कलम और दावत, वो दवात, कलम दवात जो है वो द्वंद्व समास है, ठीक है। धक्का मुक्की द्वंद्व समास, तो यहाँ पर द्वंद्व समास। माता पिता दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास, ठीक है। तो दोनों पदों की प्रधानता होगी, द्वंद्व समास, आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। कतर ब्योत, कतर ब्योत ही लिखा है, इसमें भी द्वंद्व समास है, ठीक है। इस चीज़ को सुख दुख, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पर द्वंद्व समास के 3 भेद दिए हैं, एक तो इतरेतर द्वंद्व, एक समाहार द्वंद्व और एक वैकल्पिक द्वंद्व। अगर ज़्यादा टफ करेंगे तो ये द्वंद्व के तीनों बता सकते हैं, ये इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक। इतरेतर हानि लाभ द्वंद्व समास, जय पराजय द्वंद्व समास, ठीक है। तो पाप पुण्य इसमें होगा, इसमें पाप पुण्य जो होगा वो द्वंद्व समास होगा, आप देखना। देखो पाप पुण्य बता रहे हैं ये। फिर धनुष बाण, धनुर्बाण, तो ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा है इसमें, तो आप बता देंगे। द्वंद्व समास इसमें कौन सा है, आज कल होगा, आज कल होगा द्वंद्व समास। तो दोनों पद जिसमें सब पद और उसका प्रधान रहते हैं तो द्वंद्व समास में रहते हैं। भाई बहन द्वंद्व समास। अब आ जाओ बहुब्रीहि समास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास जो है इसमें चतुर्भुज, 4 भुजाओं, अब इसमें चतुर्भुज आप क्या हैं,
चतुर्भुज में आपको क्या है, यहाँ पे द्विगु समास भी दिखेगा और आपको बहुब्री समास भी दिख रहा है। लेकिन जब ये दोनों का उदाहरण दिया हो तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बहुब्रीज लगाएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 भुजाएं जिसकी होती हैं तो उसे विष्णु भगवान कहते हैं। और चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज होता है, 4 भुजाएं है ना, ये भी तो चतुर्भुज है। तो अगर दोनों दिए हैं तो आप बहुब्री लगाएंगे, और एक दिया है तो आप देख लीजिएगा चतुर्भुज में अगर केवल द्विगु दिया है तो आप अपने आप लगा दीजिए, द्विगु होगा, नहीं तो बहुब्री होगा। त्र्यंबक, त्र्यंबक आपको पता है 3 आँखों वाले कौन होते हैं, शिव होते हैं, तो वो बहुब्री है, यानी कि दोनों का अर्थ छोड़कर तीसरा नया अर्थ जोड़ लिया। जिस सामासिक शब्द में पूर्व और उत्तर पद गौड़ रहते हैं, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, आपको पता है, बहुब्री समास होता है और बहुत पावरफुल होता है इसीलिए मैंने आपको बताया इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन में कर्मधारय दिया है, द्वंद्व दिया है, द्विगु दिया है और बहुब्री दिया है और आपको 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आँख बंद करके बहुब्री लगाइएगा, आंसर आपका डेफिनेटली सही होगा और एग्जामिनर भी उसी को सही मानेगा। बहुब्री समास इसमें कौन सा बताइए, इसमें क्या है, देखो बहुब्री समास में इसमें देखो नीलकंठ जो है वो बहुब्री समास है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा नीलकंठ है, देखो बहुब्री समास। पीतांबर, पीला अंबर, ये मैंने आपको बताया था कर्मधारय और बहुब्री, देखो आ गए दोनों, ठीक है, आ गए दोनों आप देखो। लेकिन इसके आंसर में क्या बताएंगे, बहुब्री बताएंगे। देखो बता रहे हैं बहुब्री समास, यही मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। देखो ये जो कह रहा है कि कर्मधारय में समस्त प्रधान होने के समान अधिकरण होता है और विशेषण विशेष का भाव प्राप्त होता है कर्ता, ठीक है। तो याद रखना पीतांबर में यहाँ पूरा लिखा, देखो पीतांबर शब्द में कर्मधारय समास भी होता है, परंतु विकल्प में कर्मधारय और बहुब्री होने पर बहुब्री ही माना जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो आपको पता है बहुब्री में नहीं होता, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं तो बहुब्री में करते हैं नया अर्थ, दोनों पद मिलकर, ठीक है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुब्री में नहीं होता। ये भी वही क्वेश्चन है। कमल नयन बहुब्री, कमल है जिस नयन जिसके कमल के समान, बहुब्री। और अगर यहाँ पे कर्मधारय होता तो भी बहुब्री माना जाता। कमल जैसे नयन किसके हैं, कमल जैसे नयन जिसके हैं, भगवान राम के। बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, चरण कमल, चतुर्भुज, पंचवटी, करोड़पति। तो इसमें जो है, इसमें जो चरण कमल होंगे, इसमें सी है, चतुर्भुज 4 है भुजाएं, हाँ 4 चतुर्भुज था तो भी पीछे 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान। और जल में उत्पन्न होने वाला जलज, ये भी बहुब्री समास हो जाएगा। तो बहुब्री समास में 2 आप जब उसे बोलेंगे तो आपको बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी बहुब्री समास है। क्यों है, बीड़ा पाड़ी का मतलब क्या होता है, सरस्वती जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दुमाता जिसकी 2 माता हैं, तो ये द्विगु समास हो गया, 2 की बात हो रही। लाल पीला आपको पता है, लाल और पीला डैश लगा, द्वंद्व है। विद्या आरंभ, विद्या का आरंभ, तो ये तत्पुरुष समास है। पंचानन, पंच है आनंद जिसके 5 सिर हैं जिसके, ठीक है, तो शंकर भगवान है वो, तो ये बहुब्री समास हो गया, ठीक है। लेकिन इसको आप क्या द्विगु समास नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बहुब्री नहीं दिया है तो आप द्विगु लगाएंगे। चक्रपाणी, यहाँ पे चक्रपाणी की बात हो रही है, ठीक है, जिसके हाथ में, पाणी माने हाथ में चक्र है, ठीक है। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन, 8 अध्याय है जिसमें ये किस समास में है, तो अष्टाध्यायी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब दिए हैं, द्विगु दिया है, लेकिन आप 8 देख के ये द्विगु मत लगाइएगा। बहुब्री अगर दिया है तो आंख बंद करके बहुब्री लगाइएगा, ठीक है। तीसरा अर्थ निकल रहा, 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, तो आप यहाँ पे 3 समझ के क्या समझेंगे, द्विगु समझ लेंगे, नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, बहुब्री होगा। देखिए वैसे ही दिए हैं, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे, यहाँ पे 12 सिंघा, 12 सिंघा आप देखेंगे, 12 सोच के सोचेंगे द्विगु होगा, नहीं बहुब्री है, ठीक है। तो इस चीज़ को 12 सिंह विशेष जानवर की बात हो रही है, तो 12 सिंघा, अनहोनी, चौलड़ी, मृगेंद्र, ये सब जो हैं बहुब्री समास में हैं। तो यहाँ पर ये बहुब्री समास के बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे करके देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इसको निपटा दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि आप जो समास है बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कोशिश मेरी यही है कि आप समास एक भी आपका छूटने ना पाए। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं अगली वीडियो संधि की, हो सकता है कि संधि की मैं लेकर आऊँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।